नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अभिज्ञान प्रकाश और एक ऐसे मसले पर हम बात करेंगे जिस पर पहले जब मैंने चर्चा की थी तो एक बात मैंने कही थी। बिहार में शराबबंदी पर जब पहले मैंने चर्चा की थी तब भी मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस, तजुर्बा ये बताता है कि जिन जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है, शराबबंदी के कोई खिलाफ नहीं है, इसको गलत मत मानिएगा, लेकिन उसमें शराब के लिए, शराब मिलने के लिए भयंकर भ्रष्टाचार फैला है, पुलिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये उस तरह से सफलता नहीं हासिल कर पाया जिसकी शराबबंदी के बाद उम्मीद की जाती है। क्या ये तस्वीर बदलेगी? हमारे पास अभी कोई कारण नहीं है ये कहने का कि बिहार में शराबबंदी भी असफल हो जाएगी बाकी राज्यों की तरह, जहां से लगातार रिपोर्ट्स आती है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इस असफलता की संभावना के, मैं शब्दों का चयन करके आपसे बात कर रहा हूं, इस असफलता की संभावना के संकेत मिलने लगे हैं। ये संकेत कैसे मिल रहे हैं? बिहार के गोपालगंज में 13 लोगों की मौत हो गई है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे की वजह जहरीली शराब पीना बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के बाद जब प्रशासन हरकत में आया तो उसे जिले से पुलिस ने छापा मारकर 1000 लीटर देसी शराब बरामद की। 1000 लीटर देसी शराब बरामद की। बीते कुछ दिनों से बिहार में शराबबंदी कानून के कुछ प्रावधानों को बेहद कठोर या बेतुका कहकर आलोचना हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने राज्य की जनता से जो वादा किया था उस पर वो अभी भी मजबूती से डटे हैं। नीतीश कुमार का हिसाब किताब जरूर होगा इस बात को लेकर कि उनके राज्य में शराबबंदी, हकीकत में शराबबंदी कितनी सफल साबित होती है। सब लोगों को कहूंगा कि निश्चिंत रहिए, शराब के खिलाफ बिहार के लोग हैं। अगर घर में कोई पिएगा तो घर का आदमी बोलेगा ना जी कि अब काहे के लिए आप ये सब पी रहे हैं और ये बोतल रख रहे हैं, मतलब अपने तो जाइएगा, हम लोगों को भी ले जाइएगा। नशाबंदी पर सख्त कानून की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये धमकी धरी की धरी रह गई और गोपालगंज में 13 लोगों की जान चली गई। उल्टे शराबबंदी के कड़े कानून का ये असर जरूर दिखा कि घर वालों ने आनन फानन में शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि सारी मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। कुछ बॉडीज हम लोग को जो प्राप्त है उसका हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, कुछ ब्लड सैंपल भी हम लोग प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एडमिशन में भेज रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के पश्चात ही हम लोग कॉज ऑफ डेथ की पुष्टि कर पाएंगे। कई लोग जो है वो 2 नंबर का धंधा करने लगते हैं, वो पकड़े जाएंगे और कानून के हवाले किए जाएंगे। इतनी बड़ी घटना के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। जिले के खजूरवानी इलाके में पुलिस ने छापा मारकर 1000 लीटर देसी शराब बरामद की है और इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। जिस प्रकार से अवैध शराब बिहार में निकल रहा है और जो भी बड़ी घटना घटी है, इससे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को सबक लेना चाहिए। सवाल कई हैं। क्या सिर्फ कड़े कानून से शराबबंदी लागू की जा सकती है? क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो शराबबंदी लागू कर सके? क्या सरकार ने शराबबंदी से पहले अपने तंत्र की खामियों और कमजोरियों पर गौर किया था? और सबसे अहम सवाल कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे पास यहां पर संजय सिंह मौजूद है जो कि पॉलिटिकल एडिटर है फर्स्ट पोस्ट के। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, बहुत सीधा सा पॉइंट है, शराबबंदी जिन राज्यों में हुई है उन राज्यों में आपने भी यात्रा की है, मैंने भी यात्रा की है, वहां शराब बड़े इत्मीनान से मिलती है, सालों से मिल रही है। तो शराबबंदी जो है वो सामाजिक पहलू से अगर उसको देखें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नीतीश कुमार इसका वादा करके आए थे, वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये कभी हो नहीं पाई है। तो नीतीश कुमार सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि हकीकत में 1000 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है इस घटना में।
देखिए, अभिज्ञान, आप बिल्कुल आदर्श की जब परिकल्पना करते हैं तो उसमें कई समय में आदर्श और रियलिटी में बड़ा ही मिसमैच होता है। इस केस में दो चीजें हुई बिहार में। एक तो कि शराब की दुकानें पिछले सालों में इतनी ज्यादा खुल गई थी कि वो सही में एक सामाजिक कंसर्न हो गया था। आप कहीं भी, आप भी बिहार चुनाव, लेकिन शराब की दुकानें खुली तो तभी होंगी जब प्रशासन ने उनको इजाजत दी होगी ना खुलने की। अपने मन से तो नहीं खुल सकती। बकायदा वो तमाम दुकानें सभी जगह खुली थी, गांव में खुल गई, शहरों के नुक्कड़ पे खुल गई। एक प्रॉब्लम, समस्या सही में वहां पे हो रही थी, परिवारों के बारे में कंसर्न हो रहा था और लोग जागरूकता से इस चीज को उठा रहे थे। नतीजा जब शराब बंदी आया तो मतलब एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के आया। अभी का जो वर्तमान कानून है, जैसे देखिए, किसी भी, ये एक बहुत बड़ा हादसा है, एक मानवीय हादसा है वो जहरीली शराब पीना। ये कौन लोग हैं? ये रेहड़ी वाले, पटरी वाले मजदूर, वो जो दिहाड़ी कमाते हैं। अगर वो शराब पी के बच जाते तो उनका पूरा परिवार जेल जाता। अगर मर गए तो आनन फानन में, जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा कि उनका इसलिए दाह संस्कार कर दिया गया कि परिवार वाले मर जाए। अब जो बच्चे हैं, जो बनाने वाले हैं, तो यही पॉइंट मैंने रखा था डॉक्टर अजय आलोक से। उसके बाद हम लोग और डिटेल में सवाल ये है कि आपकी तैयारी क्या थी इसको इंप्लीमेंट करने से पहले? देखिए, कोई भी जो नशा, नीतीश कुमार ने उसके बारे में सोचा या नीतीश कुमार ने कहा अरे हम तो स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तो शराब बंद कर देंगे? आपकी तैयारी क्या है? कोई भी पुलिस के लोग आपके पकड़े गए हैं वहां पर इलीगल शराब बेचते हुए। मेरे पास जो अभी 4 घटनाओं के डिटेल्स हैं वो 26 अप्रैल की है, 4 अगस्त की है, 16 अगस्त की है, और ये सब में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, जान गई है, गलत या अवैध शराब पीते हुए। देखिए, बिहार में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कितनी सशक्त हैं वो सबको मालूम है। आप, दूसरी चीज ये है कि एक सामाजिक, जब इंसान किसी भी तरह का नशा करता है तो उसका ब्लड में एक तरह का एडिक्शन आ जाता है जो उस चीज को डिमांड करता है। अब ये व्यवहारिक तो एक अलग हो गया कि आप शराब बंदी को किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से लागू कर रहे हैं। लेकिन जैसे संजय सिंह ने सही कहा कि इसमें सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होगी तो वो होगी प्रशासन की, क्योंकि किसी न किसी स्तर पर प्रशासन की ही 100% जिम्मेदारी होगी, जिसमें पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका होगी कि ये शराब न मिले। संजय, पास्ट के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तजुर्बे बताते हैं कि पुलिस के भ्रष्टाचार का ये बड़ा गंगोत्री टाइप का उपाय बन जाता है। जैसे मैंने बार बार कहा कि कोई गलत ना समझे कि हम और आप जो है वो शराब बिकने के हक में, बंद हो, कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बड़ा गंगोत्री उपाय जैसा बन जाता है भ्रष्टाचार का पुलिस के लिए, और दबा के मिलती है। हर स्तर की शराब मिलती है, शराब बनती है, शराब स्थानीय स्तर पर बिकती है। तो इतना बड़ा क्रैकडाउन क्या प्लान किया है नीतीश कुमार ने? क्या उन्होंने कोई सेपरेट स्क्वाड बनाया है पुलिस का, जिसको ये आपने ये तो अधिकार दे दिया कि वो आपके घर में, आप बिहार के रहने वाले, कोई एसएचओ या उसके ऊपर का सब इंस्पेक्टर के स्तर का व्यक्ति आके आपके घर में रेड डाल दे और ये पता करे कि आपके घर में शराब है, मैं आपके घर में एक बोतल छोड़ के आ गया शराब, तो आप और आपके परिवार के सदस्य पकड़े जाएंगे। ये व्यवस्था तो नीतीश कुमार ने कर दी है, लेकिन क्या उन्होंने कोई डेजिग्नेटेड स्क्वाड्स बनाए हैं, कोई तरीके सोचे हैं कि आप फिर इसको रोकेंगे कैसे? सबको पता है गांव देहात मोहल्ले कस्बे में शराब कहां बनती है और कहां बिकती है, ये भी कोई बड़ी नायाब सी चीज नहीं है। देखिए, कानून, जो नया कानून बना है वो तो काफी ड्रकोनियन है, मतलब उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, और उसमें बनाने वाले लोग किस मानसिकता से बनाए मुझे समझ में नहीं आता। आप रेप करके निकल सकते हैं, मर्डर करके निकल सकते हैं, आतंकवादी होकर निकल सकते हैं, आपके परिवार के ऊपर या आपके गांव के समाज के ऊपर कुछ नहीं आता, वो इंडिविजुअल के ऊपर आता है। इसमें आपका परिवार अचानक इन्वॉल्व हो जाता है, सब लोग अंदर चले जाते हैं, जिसमें कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, आपके बुजुर्ग माता पिता हो सकते हैं, इमीडिएट फैमिली उसमें। दूसरी चीज ये है कि अगर इसको, एक्साइज डिपार्टमेंट तो है और मैंने सुना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट बड़ा सख्ती से उसको लागू कर रहा है, आप इतने ज्यादा ताकत दे देते हैं एक सिपाही के हाथ में, एक इंस्पेक्टर के हाथ में, एक दरोगा के हाथ में, एक एक्साइज विभाग के उसके हाथ में, और एक्साइज विभाग, स्टेट एक्साइज, जग जाहिर है कि वो किस तरह से काम करता है। अच्छा पॉइंट संजय आप रख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, उस पे अगर हर जगह ये पाया गया है कि सवाल कर रहे हैं कि जब वो अगर पकड़ने जाएंगे तो पूरी की पूरी बिहार पुलिस फिर यही काम करती रहेगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट कैसे होगी वो फिर राम भरोसे हो जाएगा। नहीं, इसीलिए क्योंकि हमेशा ये देखा गया है ड्रग्स के केसेस में, पेडलिंग के को रोकने के तमाम जो फॉर्मूला उसमें बनाए गए हैं, तो उसके बाद परिस्थिति ये आती है जो शायद नीतीश कुमार या उनके अफसरों ने, या और नीतीश कुमार के फैसले की सब सराहना कर रहे हैं, हम इसके लागू करने की व्यवहारिकता पर नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये बन जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
कोई भी इस तरह का नशे से जुड़ा व्यापार या व्यवसाय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों की यह समस्या है, महाराष्ट्र के इलाकों की, ये हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की समस्या है, राज्यों का नाम मैं क्यों लूं, ये फिर ऑर्गेनाइज क्राइम बन जाता है। क्या नीतीश कुमार उस ऑर्गेनाइज क्राइम को टेक ऑन करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी तक बिहार में जो लॉ एनफोर्समेंट हुआ है, हाँ, क्योंकि बिहार का इतिहास है, अपराधीकरण का इतना लंबा चौड़ा पुराना इतिहास है बिहार का। नीतीश कुमार को इस बात का सेहरा मिला था कि उन्होंने इस अपराधीकरण को कम किया वहां पे लेकिन कोई इस समय में कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता इस तरह का। और देखिए, हुच वाली जो घटना हुई, आफ्टर ऑल 1000 वो लीटर अगर शराब दीजिए 4 अगस्त 2016 की घटना है, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 3 महिलाएं शामिल थी। एक हूच की घटना में खगड़िया में 16 अगस्त 2016, ये मैं इसलिए मैंने आपसे कार्यक्रम के पहले मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि अप्रैल में ये फैसला इनका आया या अगस्त की घटना है, आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 3 महीने में आकलन कर लीजिए, 6 महीने में आकलन कर लीजिए, लेकिन फिर भी ये घटनाएं होने वाली हैं। तो आपने इफेक्टिव कारगर तरीका क्या सोचा है? देखिए, इसका जवाब नहीं है। ये तो जैसा वो चीफ मिनिस्टर की बाइट आप दिखा रहे थे, उसमें ये कह रहे हैं कि लोग परिवार वाले एक दूसरे को समझाएंगे। ठीक है, वो खौफ होता है, कानून का डर होना चाहिए, लेकिन कानून डंडा कानून नहीं होना चाहिए कि आप किसी उसके हाथ में इतना डंडा दे दें, इतनी ताकत दे दें कि उसका मिसयूज हो। और इसका मिसयूज हो रहा है। और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब अदरवाइज अगर ये हो जाता तो क्यों कोई हिम्मत करता है कि वो हुच की वो फैक्ट्री डाले, वहां बनाए देसी शराब, उस तरह से बनाए और लोगों को पिला और लोग मर जाएं। अब जो बनाने वाला है, अगर नया कानून, अभी गवर्नर का सिग्नेचर मेरे ख्याल में नहीं हुआ है, अगर वो हो जाएगा तो वो जो भी है, जहां वो पकड़ा गया उसके आस पड़ोस के सारे लोग पे कंबाइंड वो फाइन और जो भी मुकदमे पीनल एक्शन होगा वो होगा। तो बताइए, जो बना रहा है वो तो ठीक है, उसके साथ जो भी सजा होनी चाहिए, जहरीली शराब बनाने की, वो होनी चाहिए, उसके आसपास के लोगों की सजा होगी। हाँ, बिल्कुल जी। डॉक्टर अजय आलोक के पास हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं जाने की, हम ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक और उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर अजय आलोक, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है, उनसे बात करने की इस मसले पर। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं। तकनीकी कारणों से बहुत देर से हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा समय अब आपका। डॉक्टर अजय आलोक, हमने जब पिछली बार चर्चा की थी तो जो तरीके हैं जिसको बेतुका कहा जा रहा है बिहार में, हमने उन पर बात की थी। आज हम थोड़ा व्यवहारिकता पे बात करेंगे। ये जो घटना है, 1000 लीटर शराब पकड़ी जाती है। मेरा पॉइंट, जो मैं संजय सिंह से भी इतनी देर से डिस्कस कर रहा था, कि इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करेंगे नीतीश कुमार, कहां तक जाएंगे, क्या स्पेशल स्क्वाड्स बनाएंगे, जो सेंटर्स हैं जो इस तरह की शराब बनाएंगे, गरीबों को वहां पर पिलाने की आदत डालते हैं, जो ये शराब जिससे लोगों की जान जाती है, उसको रोकने की आपने प्री प्लानिंग क्या की है? प्री प्लानिंग बहुत कमजोर नजर आती है आपकी। नहीं, अभिज्ञान जी, देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले, शराबबंदी के कानून और ये हूच ट्रेजेडी, जो सो कॉल्ड हूच ट्रेजेडी हुई है अभी तक, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हाँ। ये दोनों 2 अलग अलग चीज हैं। कैसे? आपने कहा कि प्री प्लानिंग एक्सरसाइज क्या की, मैं बता रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। प्री प्लानिंग एक्सरसाइज क्या की है? शराबबंदी कभी भी जब भी लागू हो सकती है, तो जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी और एक इफेक्टिव कानून नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी का लक्ष्य कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। सामाजिक जागरूकता का कार्य जिस दिन से नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किया था 25 नवंबर को, उसी दिन से चालू हो गया था। जैसा कि मैं आपके पिछले कार्यक्रम में भी बता रहा था कि इससे तमाम सामाजिक टोलों को, एनजीओस को, महिलाओं को, सेल्फ वर्किंग ग्रुप्स को जोड़ा गया है। 9 लाख से ऊपर ग्रुप्स जोड़े हुए हैं। हमारे 25,000 से ज्यादा टोलों को जोड़ा गया है। पोस्टर्स वॉर, स्लोगन वॉर, सब कुछ अपनी जगह पे चल रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए कि शराबबंदी के कानून के पहलू, उसके बावजूद भी हूच ट्रेजेडी। मैं संजय जी की बात बीच में सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि कानून इतना मजबूत आप नहीं बना सकते हैं कि लाठी का कानून बन जाए, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ, सही बात। अगर ये बात सही है, साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा, कि तब भी क्या फायदा हुआ, कानून तो टूट ही रहा है, नहीं तो हूच ट्रेजेडी कहां से हो जाती। तो भाई, चित भी मेरी, पट भी मेरी, कानून कड़े बना रहे हैं, उसके बावजूद भी कानून टूटेंगे। उसको कानून को स्ट्रेंथनिंग करने की एडवाइस देनी चाहिए, ना कि हमें हतोत्साहित करने की। ठीक है, ये हूच ट्रेजेडी हुई है,
मैं ये पूछता हूं कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू थी तो क्या यहाँ हुज ट्रेजेडी नहीं होती थी? ऐसे तमाम हिंदुस्तान में हुज ट्रेजेडी होते हैं। जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां भी हुज ट्रेजेडी होती है। सवाल तो ये उठता है ना कि अगर ये हुज ट्रेजेडी है प्रॉपर तरीके से, जिसमें आज 13 लोगों की जान गई, तो सरकार अब क्या प्रभावी कदम उठाए कि खासकर सीमावर्ती जिले जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल या नेपाल से सटे हुए हैं, वहां पे शराब की आवाजाही कैसे कम करें, वहां पे जागरूकता अभियान को और तेज कैसे करें लेकिन कि भविष्य में ये घटना फिर ना हो पाए। ठीक है, कैसे कसा जाए। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सही पॉइंट रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब मैंने शुरुआत में कहा था कि पहले से तैयारी, एक किस्म की प्री प्लानिंग, वो इसलिए है क्योंकि आपको जगह पता होती है, राज्यों के पास तंत्र और जानकारी होती है कि किन इलाकों में ये इस तरह की अवैध शराब बनती है, बट्टी, सबको, सारे स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जानकारी होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये करप्शन की गंगोत्री का एक ऑल्टरनेटिव तरीका बन जाता है। राज्यों की कहानी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में ऐसा होने वाला है, अभी आप लोगों को वक्त देना पड़ेगा इसका आकलन करने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको फिर स्क्वाड्स बनाने पड़ेंगे। आपको बजाय उस इंसान के घर पुलिस भेज के रेड कर दे कोई एसएचओ या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, आपको पता कराना पड़ेगा कि कहां कहां पर ये शराब के ठेके हैं, कहां ये शराबें इस तरह से बनती हैं। क्या ये शराबबंदी से पहले नहीं हो सकता था? सही कहा आपने, हुज ट्रेजेडी तो पहले भी हो रही थी, लेकिन क्या आप इसको रोककर शराबबंदी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते थे? देखिए, शराबबंदी तो जब इंप्लीमेंट करना था हमने किया, और एक तहत प्लान के तहत किया। ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल लागू कर दिया। 25 नवंबर को घोषणा की थी सरकार बनने के बाद कि 1 अप्रैल से लागू करेंगे। इस बीच के 6 महीने में हमने प्री प्लानिंग एक्सरसाइज ही की थी। इस प्री प्लानिंग एक्सरसाइज के तहत तमाम शराबबंदियों के तमाम राज्यों का मॉडल को अध्ययन किया गया। जागरूकता के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो किया गया। सेल्फ सहायता ग्रुप, फीमेल हेल्प ग्रुप्स, जितने टोले मोहल्ले, 9 लाख से ऊपर स्लोगन्स बनाए गए, लिखे गए, छापे गए। सामाजिक जागरूकता का हर पहलू को छूने की कोशिश की। डी एडिक्शन कार्यक्रम के बारे में कोई प्लानिंग की? मुझे पता है डी एडिक्शन अंग्रेजी में मैं आ रहा हूं हाँ, रिहैब के लिए कि किसी को अगर शराब, क्योंकि दुनिया भर में तरीका तो वही है शराब छुड़वाने का कि समाज का दबाव हो और आप व्यक्ति को मानसिक तौर पर तैयार करें नशा छोड़ने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अभिज्ञान जी। 74 डी एडिक्शन सेंटर पूरे राज्य में खोले गए। हर जिला स्तर पे डी एडिक्शन सेंटर खोला गया, जो आज भी चल रहा है। अब मजे की बात यह है कि शुरू के 2-3 महीने में इनमें आने वालों की संख्या काफी थी, हमारी उम्मीद से ज्यादा। पिछले 1-1.5 महीनों से इनमें आने वालों की संख्या में कमी हुई है। अब सामाजिक जागरूकता को और बढ़ाना है। देखिए, कानून को तो मजबूती से लागू करना पड़ेगा। 1-2 हुज ट्रेजेडी, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के कारण आप शराबबंदी के कानून को ये कह के नहीं छोड़ सकते हैं कह रहे भाई ये तो होगा, होने लगेगा, इसलिए शराबबंदी कानून हटा दो या कानून के प्रावधान में ढीला कर दो। फिर शराबबंदी करने का मतलब नहीं रह जाएगा ना। हमें तो ये तय करना एक जिम्मेदार सरकार की तरह कि आगे से ये ट्रेजेडी न हो। सामाजिक जागरूकता को और कैसे मजबूत करें कि लोग जो 30 रुपए 40 रुपए की शराब जो पी ले रहे हैं, पी के आ जा रहे हैं, कल को उनको ये बताना पड़ेगा कि भैया ये जहरीली शराब हो सकती है। और कानून का डर अपने आप जगह रहता है। कानून एक डेटरेंट है। कानून हमने इसलिए बनाया है कि हमें कानून एनैक्ट करने की जरूरत ना पड़े, वो डेटरेंट की तरह काम करे, लोगों को लगे। और देखिए, इन मेजॉरिटी, इन टोटलिटी 100/100 रिजल्ट कभी कोई चीज का नहीं होता है। एक सरकार के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट होता है कि अगर वो 75% से ऊपर भी अगर लागू करने में सफल हो जाए। आज के डेट में हम मानते हैं कि बिहार में 90% सुन रहा हूं। मैं सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपका तंत्र इतना मजबूत है, उसके पास इतनी जानकारी है कि वो ये जानकर, पता करके, और मैं फिर कह रहा हूं स्थानीय स्तरों पर बहुत स्पष्टता लोगों को पता होता है कहां ये शराब बन रही है और कहां ये शराब बट रही है, क्या आप उसके ऊपर क्रैकडाउन कर सकते हैं? बहुत सारे शहरों में पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने शराब इस तरह की, जिसे हम अंग्रेजी में स्प्यूरियस लिकर कहते हैं या जहरीली शराब कहते हैं, उसको रोकने के लिए उन अड्डों पर क्रैकडाउन किया है। क्या बिहार की पुलिस या प्रशासन ये कर सकता है? मैं आपको एक छोटा सा फिगर देता हूं अभिज्ञान जी। आज जैसे गोपालगंज में आप ही कह रहे थे कि पुलिस ने रेड करना शुरू किया तो 1000 लीटर शराब पकड़ी गई। अभी तक बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल से पूर्णतः लागू हुई है। हम 2 लाख लीटर से ऊपर विदेशी और देशी शराब जब्त कर चुके हैं। अगर हमारे पास तंत्र नहीं होता तो इतनी बड़ी जब्ती, इतना बड़ा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हम करते कैसे? 5000 ऊपर से आदमियों को हम जेल भेज चुके हैं और जिन पे चार्जेस प्रूव्ड हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवा रहे हैं। तंत्र नहीं होता तो यह संभव कैसे था? उसके बावजूद और एक्सरसाइज करके हम स्पेशल ट्रैक कोर्ट्स भी खुलवा रहे हैं।
और हमने एक्साइज के स्पेशल स्क्वाड्स बनवाए हैं, पुलिस का दुरुपयोग ना हो। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि 11 थानेदारों को उनके नौकरी से निकाल दिया गया, 4 एक्साइज वालों को उनके नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो गलत तरीके से अपने पावर का मिसयूज कर रहे थे। तो तंत्र का दुरुपयोग ना हो, हम इस पे भी ध्यान रख रहे हैं, और तंत्र का किस तरह से पूर्णतः सुरुपयोग हम कर सकें इसकी और व्यवस्था की जा रही है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हर सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। हमारे जो भी क्रिटिक्स हैं, वी वेलकम सजेशंस फ्रॉम देम। आप इस तंत्र को और मजबूत करने के लिए जो भी सुझाव देंगे उसका स्वागत है।